हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम, थोड़ा डिटेल से पढ़ रहा था प्लेन मिरर। तो इससे पहले अब तक हम प्लेन मिरर में पढ़ चुके थे कि प्लेन मिरर में क्या होता है, कैसी इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर हमें पता चला वर्चुअल इमेज बनाता है। सेकंड कि प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वो कंडीशंस हमने क्लियर कर ली। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन देखी कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो वो हमने वो पढ़ा। तो हमने वो आपको दोनों तरह से बताया, एक ट्रिक के और दूसरा फॉर्मूले से, n = 360/θ से। ठीक है, तो वो हमने दोनों से कर लिया। आज अब हम इसके आगे के पढ़ते हैं कि और प्लेन मिरर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो प्लेन मिरर का एक और कंसेप्ट होता है इससे आगे, कि रोटेशन ऑफ मिरर। यानी कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और उसको हम अगर थीटा एंगल रोटेट कर दें तो इमेज कितनी रोटेट हो जाएगी, बताइए भाई। प्लेन मिरर है, उसको अगर हम थीटा रोटेट कर दें तो इमेज कितनी रोटेट हो जाएगी। तो आज हम पहले इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं और फिर आगे उसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा चल रहा है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो आज हम प्लेन मिरर में पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कैसे पढ़ना है कि सपोज करो ये एक मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर। दिस इज नॉर्मल और एक इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड। दिस इज रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट कंडीशन है ये, क्लियर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मिरर यहां पर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इस एंगल को इंसिडेंस मान लें, दिस इज आई, तो क्या हम इसको भी आई लिख सकते हैं समझने के लिए। वैसे तो आर होता है और हमें पता है आई इक्वल्स आर होता है। भाई हमने पढ़ा है एंगल आई इक्वल एंगल आर, तो हम आई इक्वल आई यानी इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है। फर्स्ट केस तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ वी रोटेट मिरर बाय थीटा एंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मिरर को रोटेट करना है। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे कर दें क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए इसे। ठीक है, सपोज कीजिए अब मिरर की ये पोजीशन है, दिस इज सेकंड पोजीशन, ये थी आपकी फर्स्ट और नाउ ये सेकंड है। कब है सेकंड, जब हमने इसको थीटा क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। कैसे कर दिया, क्लॉकवाइज, यानी इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो आप समझ में आए। ऐसा करने से इसका नॉर्मल आगे आ जाएगा। सपोज करो उसका नॉर्मल अब यहाँ आ जाएगा। भाई नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये ऐसे हो गया पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया। नाउ दिस नॉर्मल इज एन डैश। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और हमने अब ये नॉर्मल यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले नॉर्मल से। भाई ये नॉर्मल इस पहले नॉर्मल से थीटा आगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमें। भाई ये नॉर्मल इस नॉर्मल से कितना आगे हो गया, थीटा। भाई पहले ऐसे था, अब थीटा रोटेट करा तो ये थीटा नॉर्मल आगे हो गया। चलिए जी, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो यही है।
तो अब देखें हम ये ध्यान से कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में अब कितना एंगल है, तो आप देखोगे आई प्लस थीटा। आ रहे समझ में भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, आई प्लस थीटा। क्लियर है। तो अब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल है आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, आई प्लस थीटा से ही जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जानी चाहिए, आई प्लस थीटा। तो सपोज करो ये होगी अब रिफ्लेक्टेड रे सेकंड, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड और ये सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड। क्लियर हुआ है यहाँ तक। नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल यहाँ है, तो नॉर्मल से ये एंगल अब कितना होगा, ये एंगल होगा आपका आई प्लस थीटा। आ रहे हैं ना समझ में। ठीक है, क्लियर है। डायग्राम देखिए, थोड़ा सा अब कंफ्यूजन सा होगा, लेकिन मैंने आपको बताता चल रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट मिरर, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल इक्वल होता है, तो दिस एंगल आई एंड दिस एंगल इज ऑल्सो आई। ठीक है, हमने आई ले लिया है। अब हमने क्या किया, नाउ द मिरर इज रोटेट बाय थीटा एंगल। अब हमने मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया है, तो आपको पता है कि भाई पहले नॉर्मल से दूसरा नॉर्मल अब कितने रोटेट हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, तो ये थीटा हो गया। तो अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल हो गया, आई प्लस थीटा। तो अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इस नॉर्मल से कितना आगे होगा, आई प्लस थीटा। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक आई था और ये है आई प्लस थीटा। आ रहे समझ में भाई, यहां से यहां तक तो है ये आई और ये है आई प्लस थीटा, यहां से यहां तक। तो ये वाला एंगल कितना बचा, छोटा वाला जो एंगल है, देखिए ध्यान से, ये एंगल आई और ये एंगल आई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचा बताइए, ये एंगल बचा आई माइनस थीटा। सिंपल समझ में आ रहा होगा भाई, ये आई है, ये आई प्लस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया आई माइनस थीटा। कितना हुआ, इस एंगल को लिख सकते हैं हम आई माइनस थीटा। क्लियर हुआ। तो अब हमें देखना है कि रे पहले कितने पर थी, आई माइनस थीटा पर, अब कितने पर है, आई प्लस थीटा पर। तो कितनी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना आगे पहुंच गई, पहले कितने पर थी, आई माइनस थीटा, अब कितने पर हो गई है, आई प्लस थीटा। तो नाउ तो कितना ये डेविएट हुई, मतलब ये कितना आगे चली गई रे, तो हम इसके लिए निकाल सकते हैं कि न्यू आर कहां पर पहुंचा होगा, ये पहुंच गया होगा आपका आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। आ रहा है समझ में भाई, इस वाले में से और इस वाले एंगल को घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कितना आगे पहुंची है ये। भाई यहां तक पहुंची थी पहले, अब यहां पहुंची है, तो कितना आगे पहुंची, तो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई से आई कैंसिल, दैट इज 2 थीटा। यानी इमेज कितना आगे पहुंच गई, 2 थीटा एंगल। ठीक है, इमेज कहां पहुंची है, 2 थीटा। तो नाउ इमेज एट 2 थीटा, यानी रिफ्लेक्टेड रे अब कहां पर पहुंच गई है, 2 थीटा पर। तो हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया इसमें, कि अगर हम किसी मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दें, प्लेन मिरर को, तो उसकी जो इमेज है वो कितना रोटेट हो जाएगी आगे की तरफ, 2 थीटा। आगे समझ में। तो अब सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास समझ में, कि भाई कोई रे है, मानो कोई मिरर है जिसको हमने 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब उसकी इमेज कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी जो न्यू इमेज है वो कितनी डिग्री रोटेट हो जाएगी, तो 60 डिग्री रोटेट हो जाएगी। भाई डबल होती है, ऐसे किया है तो क्लॉकवाइज और ऐसे किया है तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये है रोटेशन। तो आप दोबारा समझ सकते हैं रोटेशन को। पहले क्या था, पहले देखिए ये केस है, दिस इज द प्लेन मिरर, नाउ दिस इज द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड है, ये इंटर। अब क्या किया, इन दोनों के बीच में एंगल इक्वल होता है, हाँ बिल्कुल इक्वल होता है। हमने क्या किया, अब इस मिरर को थीटा रोटेट कर दिया, थीटा रोटेट ऐसे करके क्लॉकवाइज। तो थीटा रोटेट करने से क्या, नॉर्मल थीटा आगे चला गया होगा, हाँ अब ये न्यू नॉर्मल हो गया। तो अब न्यू नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है, आई प्लस थीटा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, आई प्लस थीटा, नॉर्मल से आई प्लस थीटा। तो ये नॉर्मल से आई प्लस थीटा है। ठीक है, और पहला वाला ये है, पहली वाली यही तो है, बस हमें यही तो निकालना है कि ये वाला कितना हो जाएगा। तो ये अगर आई प्लस थीटा है
और ये आई माइनस थीटा है, तो आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये वाला मिलेगा, हमें ये वाला मिल जाएगा। तो यही चाहिए था हमें कि भाई ये रे कितनी आगे पहुंची है, तो ये रे देखिए 2 थीटा आगे पहुंच गई है। ठीक है, सिंपल हुआ कंसेप्ट। तो ये है हमारा सिंपल कंसेप्ट रोटेशन ऑफ मिरर। तो अब आप कितने भी थीटा डिग्री घुमाइए उसको आगे, उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सिंपल बेस के आएंगे कि थीटा रोटेट किया 30 डिग्री रोटेट किया तो इमेज कितनी हो गई, क्योंकि 60 डिग्री। ठीक है, और अगर पूछे कि इमेज अगर किसी प्लेन मिरर को रोटेट करने पर इमेज हो गई है 90 डिग्री अहेड, तो मिरर को कितना रोटेट किया होगा 45। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर 90 डिग्री पर इमेज आगे बढ़ गई है तो मिरर को कितना रोटेट किया 45। क्यों किया, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि इमेज कैसी होती है, डबल होती है, ट्वाइस। मिरर को जितना करोगे उससे इमेज ट्वाइस आगे चली जाएगी। क्लियर है। और देखिए क्वेश्चंस, ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री एंगल, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये भी कितनी होगी 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये जो रे है ये कहाँ आ जाए, हॉरिजॉन्टल पर आ जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर आ जाए तो हमें मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, ये अगर ये रे हॉरिजॉन्टल पर आ जाए तो मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, इफ रिफ्लेक्टेड रे will pass on horizontal after rotating mirror, तो एंगल ऑफ मिरर क्या होगा, रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ मिरर। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, तो मिरर का एंगल पूछ रहा है कि मिरर का एंगल कितना होगा। तो देखिए हमें रे को कितना आगे लाना है, ये 30 है, हमें पता है रे को अगर हॉरिजॉन्टल लाना है तो कितना आगे लाना है 60 डिग्री आगे लाना है। आ गया समझ में भाई, कितना आगे लाना है 60 डिग्री आगे लाना है। अब 60 डिग्री आगे लाना है तो हमें मिरर को कितना करना पड़ेगा 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री कर देंगे तो आपको पता ही है कि ट्वाइस बढ़ जाएगी आगे। तो अगर हम मिरर को 30 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दें, ठीक है, मिरर को कितना घुमा लें, मिरर रोटेट 30 डिग्री क्लॉकवाइज, इमेज जो ये इमेज है, इमेज बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं, इमेज पासेस कहाँ से गुजरेगी, एट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा एक ये भी केस है कि हम इधर को लेकर आए, भाई इसको ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज का केस होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हमें मिरर को, हमें इस रे को कहाँ तक लाना पड़ेगा, आपको पता है, देखिए 30 30 एंड 60 आ गया सुन में, 30 30 एंड 60, यानी हमें जो रिफ्लेक्शन रे को कितना घुमाना है 120। अगर 120 घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, मिरर को फिर हमें घुमाना पड़ेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आ गया सुन में, अगर हम ऐसे करें तो इसको घुमाना पड़ेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो लिखिए 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस वाले के लिए, और या फिर लिखें इसके लिए लिखेंगे 30 डिग्री। तो क्लियर है, और सीधा सीधा पूछे तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि कितनी इमेज पर कितना रोटेशन होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ये है हमारा रोटेशन ऑफ मिरर। एक और न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है देखिए प्लेन मिरर में भी हो सकता है, लेंसों में भी हो सकता है। क्या होता है रियलिटी में डेविएशन, डेविएशन का मतलब हम समझ रहे हैं, बट डेविएशन का मतलब होता है, अगर हम देखो मिरर में तो होता ही है, ये लेंस में भी हो सकता है। जैसे सपोज करो ये रे है कोई, और ये जाके देखो ऐसे आ जाती है, तो इसको जाना तो ऐसे था,
भाई जाना तो ऐसे था अगर ये लेंस नहीं होता, लेकिन ये गई ऐसे, आ रहे समझ में, तो इसका मतलब ये कितना डेविएट हो गई, तो ये जो है इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। तो मिरर अपने जो उसका एक्चुअल पाथ है, अगर वो मिरर लेंस ये चीज ना होती, प्रिज्म ना होता, तो कितना डेविएट हो गई, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है भाई, अब जैसे ये मिरर है, ठीक है, अब हम इसमें से पढ़ते हैं, अब मिरर का इसका केस बनाते हैं हम, तो इसमें आपको पता है कि कोई रे है वो डेविएट होकर निकल जाएगी, तो डेविएट होने पर कितना वो एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है। तो लेंसों में भी हो सकता है, मिरर में भी होता है ये, और आपका ये प्रिज्म में भी होगा, तो बहुत सारे इसमें होगा। तो हम इसे पढ़ते हैं प्लेन मिरर में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में कैसे पढ़ते हैं हम इसे, देखिए कि सपोज करो ये प्लेन मिरर है, और ये है नॉर्मल। ठीक है, ये प्लेन मिरर और ये नॉर्मल। चलो, ये है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। अब हमें पता है होता क्या है, ये होता है भाई मिरर से टकराकर रेज लौट जाती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी और लौटेगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, तो ये होता है रिफ्लेक्शन यहाँ पर। तो और हमें पता है कि ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। भाई ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल आई इक्वल्स इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। अच्छा, इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि अगर ये मिरर ना होता, ठीक है, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे कैसे जाती, ऐसे, ये रे ऐसे निकलती सीधी, ठीक है, ये रे ऐसे जाती सीधी सीधी, इसको जाना ऐसे था, चली ऐसे गई है। ठीक है भाई, अगर ये मिरर यहां पर नहीं होता तो ये रे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती, इस मिरर की वजह से इस रे का पाथ ऐसा चेंज हो गया, तो क्या हम इस वाले को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, यही एंगल ऑफ डेविएशन है भाई। अगर जाना तो एक्चुअल ऐसे था, मिरर की वजह से ऐसे डेविएट हो गई, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल हो गया फाइंड करना। देखिए कैसा, कितना है ये 180, 180 को क्या हम पाई लिख सकते हैं भाई, 180 को क्या लिखेंगे, पाई, सिंपल है पाई। और ये कितना है 2 थीटा, यानी पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। भाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू डेविएशन। देखिए ये निकालना है, तो 180 में से थीटा इन थीटा, 2 थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा, अब ये देखिए जाना ऐसे था, डेबिट हो गई ऐसे, तो कैसे हुई है ये, एंटी क्लॉकवाइज। भाई जाना तो ऐसे था, ये रे ऐसे हो गई, तो क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें जब देख कर चलना है क्वेश्चनों में, ठीक है, कि कहाँ पर होना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। चलिए अब इसको थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक प्लेन मिरर है इस तरह से और एक प्लेन मिरर ऐसे है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90। भाई दो प्लेन मिरर है, कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल कितना हुआ 90। क्लियर है, थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसे। चलो जी, ये हो गया ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करो कि इस मिरर पर ये हो गया नॉर्मल, और यहां से एक रे नॉर्मल के साथ
आई एंगल पर आ रही है, ठीक है। तो देखिए इस मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होगी इधर, ठीक है। तो कोई एक रे है जो इंसिडेंट एंगल आई से आ रही है, इससे टकराने के बाद इस पर आएगी, इससे टकराने के बाद फिर इधर जाएगी। तो आपसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करना है देखिए सिंपल, पहले क्या कर लें, पहले इसमें बना लें, ये रे ऐसे जाएगी, अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, फिर ये इससे टकराएगी और यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, और फिर ये ऐसे करके रे ऐसे चली जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा लेते हैं यहाँ पर। ये आई, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस आई। आ रहा है समझ में भाई, ये आई क्योंकि ये पूरा कितना है, नॉर्मल से ये एंगल कितना होगा 90, अगर ये आई है तो ये कितना बचा 90 माइनस आई, सही है। तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा आई। भाई ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा आई। क्लियर है भाई, सम ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। अब ये आई है और ये इसका नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना 90, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस आई, कितना हुआ 90 माइनस आई। ये कैंसा इंसिडेंस, तो ये रिफ्लेक्शन भी इतना होगा 90 माइनस आई। पहले तो एंगल की ज्योमेट्री समझ लें आराम से, ठीक है। ज्योमेट्री दोबारा समझते हैं। तो ये कितने से आ रही है भाई, आई से, तो कितने से जाएगी, आई से ही जाएगी, पक्का है ये तो। ये क्या है नॉर्मल, ये 90 है, ये आई है, तो ये कितना बचा 90 माइनस आई। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना बचा आई। ये फिर नॉर्मल हो गया, अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो 90 माइनस आई, तो ऐसे गया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल तो हो गए, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये रे अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या ये ऐसे आती, हाँ ऐसे ही आती। क्या पहले वाला ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट बाय ड्यू टू फर्स्ट मिरर। तो पहले तो हम एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट निकाल लें, ठीक है। किस मिरर से, फर्स्ट मिरर से। चलिए जी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, पाई। अब देखिए इसमें से आई और आई, भाई ये तो हमें निकालना ही है, तो ये कितना है आई और आई 2i, तो क्या ये है पाई माइनस 2i। भाई इसका मतलब क्या हो गया पाई माइनस 2i, तो पहला डेविएशन हो गया पाई माइनस 2i। कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मैंने बताया था डायरेक्शन को लेना है, तो ये है आपका क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ पहला डेविएशन। चलिए डेविएशन सेकंड पर पहुंचते हैं, किसके द्वारा, सेकंड मिरर। ये रे ऐसे जानी थी, ऐसे गई ऐसे है, तो इसका मतलब ये है एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड। और ये कितना होगा पाई माइनस दिस एंगल, भाई पाई माइनस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू आई, और पाई माइनस 2 इंटू, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज पाई माइनस 2 इंटू क्या 90 माइनस आई। भाई 2 थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी है सेम होती है 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई माइनस 180 और प्लस 2i। क्या पाई की वैल्यू भी 180 होती है, यस पाई की वैल्यू 180 होती है, तो ये भी 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो दूसरा वाला हो गया 2i। डायरेक्शन देख लें कैसी है, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब अगर हम नेट डेविएशन बोलेंगे, नेट डेविएशन, ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है नेट का मतलब क्या होगा, दोनों का अगर वो एक ही डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज तो ऐड, और अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे क्लॉकवाइज, तो हम इसे ऐड कर लें, पाई माइनस 2i एंड प्लस 2i, 2i से 2i कैंसिल, तो आंसर इज पाई।
यानी रे ऐसे आएगी और वापस ऐसे लौट जाएगी 180 पर वापस, ठीक है। तो पाई पर लौटी यानी 180, यानी ऐसे आई और ऐसे वापस निकल गई उसी पास से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। क्लियर आया कुछ समझ में कि कैसे निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन? इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक सिंपल कंसेप्ट है और अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इस पर किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। केवल आपको बस एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इससे और कराता हूँ मैं क्वेश्चन इस पर एक दो। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा। एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ ताकि एंगल ऑफ डेविएशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो 90 पर लिए हमने, ठीक है। किसी और एंगल पर भी ले सकते हैं हम इसे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार हमने दो मिरर 70 पर ले लिए, ठीक है। 70 पर किसी पर भी ले सकते हैं, बस कंसेप्ट समझना है मेरे, बाकी तो आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो 70 पर लिए, यहाँ पर बना लेते एक नॉर्मल और एक रे को लेकर आते हैं हम, सपोज कीजिए 40 डिग्री से, ठीक है। 40 डिग्री से ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी ले आइए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। फाइंड वही करना है हमें, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। चलिए जी, तो पहले ज्योमेट्री बना लें। फर्स्ट मिरर पर आ जाएं, ये 40 है तो ये 40 से जाएगी रे, ऐसे गई होगी। ये 40 तो ये 40, यहाँ पर फिर एक और नॉर्मल बना लेते हैं हम, दिस इज नॉर्मल सेकंड, ठीक है। ये नॉर्मल फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई होगी। चलिए जी, तो ज्योमेट्री को पूरा कर लें पहले और उसके बाद हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड, और देखते हैं दोनों अगर एक सेम डायरेक्शन है तो ऐड और अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट। चलिए देखिए, तो ये 40 हो गया, ये कितना होता है पूरा 90, भाई ये पूरा कितना होता है 90 नॉर्मल से, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 50। क्लियर हुआ भाई, ये 40 ये 50 90 हो गया। अच्छा अब ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो 70 और 50 कितना होता है 120, 750 120, तो ये कितना बचा 60। क्लियर हुआ, 60 70 130 और 50 180, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। नॉर्मल के साथ कितना बनता है 90, 90 तो ये कितना बचा 30, अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 है। क्लियर हुआ ज्योमेट्री हमारी। चलिए जी, अब फटाफट एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट फाइंड करते हैं। इस रे को ऐसे जाना था, गई ऐसे है, तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट है ये, तो एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट निकालते हैं, कितना होगा 180। भाई पाई की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 40 एंड 40, आया समझ में भाई, यही तो जाना है बस, यहाँ से तो रह गई है, तो 40 और 40 कितना होता है 80, तो दैट इज 100 डिग्री। डायरेक्शन और लिख लेते हैं, कैसी है क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ, ये क्लॉकवाइज हो गई। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा सेकंड डेविएशन, तो सेकंड डेविएशन को देखते हैं हम, जाना ऐसे था गई ऐसे, तो इसका मतलब 30 30 60, सिंपल समझ में आ रहा है, 30 30 60 2 आई 2 थीटा 2 इंटू 30 60, तो ये भी हो गया आपका 180 माइनस 60, आया समझ में 180 माइनस 60, तो आपका ये हो गया 120। डायरेक्शन कैसी है, ये भी क्लॉकवाइज है, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो नेट कितना हो गया, नेट हो गया हमारा 5 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 कितना 100 और ये कितना 120, तो आंसर हो गया हमारा 220। नेट डेविएशन हो गया इसमें 220। क्लियर है, इजीली कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, चलो वन मोर और कर लेते हैं।
चलो 90 का केस ले लेते हैं, ठीक है। केस कोई सा भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 90 ले लीजिए, 90 से छोटे ले लीजिए, बड़े जो भी दे, बस हमें केवल एंगल ऑफ ज्योमेट्री को सही करना है। ज्योमेट्री सही करने के बाद हमें डेविएशन की डायरेक्शन को याद रखना है, क्लॉकवाइज मतलब और एंटी क्लॉकवाइज, बस बाकी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो सपोज करो हमने 90 पर ही ले लिया, और ये मान लिया ये आ रही है हमारी 30 पर। कितने पर आई? 30 पर। चलिए फटाफट सोल्व कीजिए। तो ये 30 से आई होगी, तो ये ऐसे गई होगी 30 से सीधी, और फिर यहाँ एक नॉर्मल, और ये ऐसे रे ऐसे निकल गई होगी। क्लियर है? ज्योमेट्री हो गई सीधी। तो ये 30, तो ये भी 30। अच्छा ये नॉर्मल है, तो ये 30, तो ये कितना? ये 60। 90 और 60 कितना होता है? 150। तो इसका मतलब ट्राइंगल का अंदर का एंगल हो गया 30, तो आउटर एंगल कितना हो गया? 60। तो ये भी कितना हुआ? 60। सिंपल, क्लियर। चलिए जिसको फाइंड कर ले फटाफट। क्या ये है फर्स्ट डेविएशन? कितना होता है? पाई माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो 30 2 जा 60। तो दिस इज डेविएशन फर्स्ट। 180 माइनस 60 दैट इज 120, और दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आप ये मत सोचना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर हम मिरर को ऐसे बना लें तो देखो हमारे पास दोनों तरह के केस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन इजीली सोल्व करना है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हम ऐसे बना लें और रे को ऐसे ले जाएं तो देखो आपको पता है फिर ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया 120। सेकेंड डेविएशन को चेक करते हैं। ये ऐसे जाना था और गया ऐसे है, तो ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है यहाँ पर। और ये थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। 62 जा 120, तो हम बोल सकते हैं 180 माइनस 120। क्लियर हुआ? 180 माइनस 120 तो ये हो गया आपका 60, और ये भी आपका क्लॉकवाइज। तो जो नेट आया वो आया Δ1 प्लस Δ2, यानी 120 प्लस 60 दैट इज 180, ठीक है। भाई हमने जब 90 के एंगल पर एक केस पढ़ा था कि भाई 90 के एंगल पर पढ़ा था हमने आई को लेकर, ठीक है। तो जो डेल्टा नेट आया था आपने देखा था वो आया था पाई, यानी 180, यानी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आई, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आई। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि इफ़ टू प्लेन मिरर आर एट 90 एंगल, ठीक है, तो जो रे है वो किसी भी एंगल से आए, एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा 180 ही होगा उसका नेट डेविएशन। आ रहा है समझ में? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि भाई जो नेट डेविएशन था वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई था, यानी इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता था। तो हमेशा 30 पर रखो तो भी आएगा, 60 पर रखो तो भी आएगा। तो एक हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर दो प्लेन मिरर 90 के एंगल पर हो तो उनमें जो नेट डेविएशन होगा आफ्टर टू रिफ्लेक्शन वो 180 ही होगा। तो क्लियर है एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट आपका? ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। और बस यही है कि आप अपनी स्टडी करते रहें, और जो हमारा टारगेट है और आपका टारगेट है 95 प्लस का, उसे आप जरूर करते रहें, और एग्जाम कॉम्पिटिटिव में भी आप क्लियर करते जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।